सभी बच्चों को हमारा प्रणाम। राम राम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे, पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि हमने पिछला क्लास में यही चर्चा किए थे कि धातु और धातु को चर्चा करते करते काफ़ी समय हो चुकी थी, लगभग 2.5 घंटा हो चुकी थी, लेकिन वो चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। तो आज उसी चैप्टर को पूरा करने आए हैं, जो भी बचा हुआ है धातु अधातु में, तो उसी को पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है ये चैप्टर, क्योंकि इनसे सवाल अधिक देखने को मिलता है साइंस में। ठीक है, तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम चैप्टर पर ही आते हैं और आप पॉइंट पर ही समझते हैं कि कहाँ तक हो चुका था और उससे आगे हमें क्या समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले है, यहाँ पर क्या है, इससे पहले हम समझ चुके थे, क्या समझे थे, इससे पहले समझ चुके थे इस्पात के बारे में, है ना। इस्पात के बारे में संपूर्ण यहाँ पर जानकारी हासिल किए थे। जो क्या क्या था, इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी प्रकार के हासिल किए थे। इस्पात के लोहा की किस्में, लोहा कितने प्रकार के होते हैं, ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा, है ना, मुलायम लोहा, ये सभी इस्पात के बारे में समझे थे। इस्पात के सभी प्रकारों को समझे थे। आज क्या समझेंगे, आज समझेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, है ना। पूछा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण को समझाएं, या फिर बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के विधि को समझाएं, ये पूछा जाता है। तो पहले समझेंगे कि एल्युमिनियम का कौन कौन से अयस्क है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि एल्युमिनियम का एक अयस्क बॉक्साइट है, क्या है, फिर फील्ड अस्पार है, फिर क्या है, कोरंडम है, फिर क्या है, कारियोलिन है, फिर क्या है, कारियोलाइट है। इस प्रकार से एल्युमिनियम का टोटल 5 अयस्क है। कितने अयस्क है, 5 अयस्क है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम को यदि हम निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं, एल्युमिनियम अयस्क से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, तो वो बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त करते हैं। किससे, बॉक्साइड अयस्क से अधिक मात्रा में हम प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बॉक्साइड अयस्क ही निभाती है एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं और वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर के वो पिछला वीडियो देख ले, धातु अधातु का संपूर्ण देखने के बाद फिर इसको देखें, तो पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि हम कैसे एल्युमिनियम डायरेक्ट बताने लग गए हैं। एक एल्युमिनियम के बारे में क्यों बताने लग गए, क्योंकि वो आधा क्लास खत्म हो चुकी है, उसका आधा क्लास आगे की ओर आज खत्म होगी। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने बोला था ना कि आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, प्रतिदिन हाजिर रहेंगे। बस आपका एक ही दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो में बनकर अच्छे से देखें और पढ़े, और जो पॉइंट बताते हैं उसको याद कर ले। बाकी देखिए एग्जाम में फिर क्या तहलका मचती है ना। बाकी वो आप सब कुछ कर दीजिएगा, है ना, वो हमें आप पर पूरी भरोसा है, पूरा भरोसा है। अब आगे देखना है कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से है। ये सबसे अधिक उपयोग में आया जाने वाला है बॉक्साइड से एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं ना, सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बोलना एल्युमिनियम का। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के 3 अयस्कों का नाम लिखे, एल्युमिनियम के 3 अयस्कों का नाम लिखे, 4 अयस्कों का नाम लिखे। तो हम यहाँ पर 5 अयस्क लिख दिए, बॉक्साइट, कोरंडम, फिर कारियोलाइट, फिर फील्ड अस्पार और कायोलिन, है ना। इस प्रकार से 5 को हम लिख दिए। तो किसी 4 को आप याद कर लीजिएगा, 5 तो 5 याद कर लीजिएगा, तो और भी अच्छा रहेगी, है ना। बिल्कुल किसी तरह से भी सवाल पूछेगी, हम तैयार रहेंगे उसका जवाब देने के लिए, है ना। यदि कंसेप्ट पता चल जाएगी तो किसी प्रकार के सवाल पूछेगी तहलका मचा देंगे, है ना, बशर्ते कंसेप्ट को पकड़ में आनी चाहिए। अब देखिए फिर पूछा जाता है, इसमें अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सवाल, कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें, तो ये बॉक्साइड अयस्क क्या है, तो दिखा दे कि ये जो है ना, ये जो अयस्क है यही बॉक्साइड अयस्क है। इसमें देखिए एल्युमिनियम की मात्रा होगी, हल्का एल्युमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्युमिनियम की मात्रा। यही एल्युमिनियम की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, इस बॉक्साइड अयस्क से। तो हम बता दें ये शुद्ध एल्युमिनियम के रूप में थोड़ी ना है, इसमें बहुत सारे मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, इसमें बहुत सारे अशुद्धि मिला है, गैंग मिले हैं, फ्लक्स मिले हैं, बहुत सारे इसमें अशुद्धियां मिले हैं। जैसे सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। किसको, एल्युमिनियम अयस्क को, Al2O3 को, यानी कि बॉक्साइड अयस्क को सोडियम
कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेते हैं। और सोडियम एल्यूमिनेट बना करके कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकाल देते हैं, ऐसी होती है। फिर क्या होता है, अवशेष। अब जो हमें ये प्राप्त होती है सोडियम एल्यूमिनेट, अवशेष को जल के साथ मिला करके सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। जब जल के साथ इसको मिलाते हैं ना, इसको जब जल के साथ मिलाते हैं ना तो जल में ये घुल जाती है और पूरा जल में ये मिल जाती है घुल करके, है ना। और जबकि अघुलनशील अशुद्धियां यथावत रह जाती है, और जो नहीं घुल पाता है वो जैसे जस का तस रह जाता है। और ये इसको मिलाते हैं ना तो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं पानी में, और जो नहीं घुल पाता है वो यथावत रह जाता है, समझे, यथावत रह जाती है, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है। उसको छान के फिर क्या कर लेते हैं, अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। अब घोल जो होते हैं, जो घोला गया जल में जो एल्युमिनियम घोला गया है, बॉक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट जो घोला गया है, और जो छान के अलग कर लिए अशुद्धि को, जो घोला गया वो शुद्ध पदार्थ है। क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसमें 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव देते हैं उसमें। अब देने के बाद क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का अपक्षेप प्राप्त होता है। अब क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनती है। जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट है, जल में घुलाएंगे तो जल में घुल जाएगी, और अशुद्धियां जो बचेगी वो बाहर छान के निकाल लेंगे। जो उसमें बचा एल्युमिनियम जो जल में घुला हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, डालते हैं, तो क्या बनता है, इसमें एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। समझ गए बातों को, ऐसा होती है। फिर क्या किया जाता है, फिर अवक्षेप को क्या किया जाता है, छान कर सुखा लेते हैं। छान कर क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। जैसे ये इसी से ना एल्युमिनियम निकलेगी, इससे तो सोडियम है, इसमें सोडियम है, लेकिन इसी से एल्युमिनियम निकलेगी, तो इससे जो एल्युमिनियम निकलेगी ना, अब इसको छान लेंगे और छान करके सुखा लेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड एक अवक्षेप है जो बिलियन में पेंदा में जमा हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर जमा हो जाएगी। उसको हम छान करके एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड एक क्षारीय है। क्या है, क्षारीय, ये अपक्षेप के रूप में जमा हो जाएगी। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया के द्वारा ये जमा हो जाएगी, और जमा होने के बाद उसको छान के निकाल लेंगे, फिर उससे जल सुखा लेंगे, पानी की मात्रा जितना है सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हमें शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिल जाते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड शुद्ध रूप से हमें मिल जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, अब ये शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है तो ये शुद्ध नहीं होता है, पूरा शुद्ध नहीं होता है। इसको शुद्ध में लाने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम एक धातु है तो हम वैद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, एक टब में वैद्युत अपघटन करते हैं। तो ये एल्युमिनियम की छड़ है, इसमें विद्युत धारा देते हैं। तो विद्युत धारा देने के बाद इससे निकल करके एल्युमिनियम कहाँ पर चली जाएगी, ये चली जाएगी कहाँ पर, कैथोड पर। किस पे चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी, है ना। ये एनोड है, पतली परत, और ये क्या है, कैथोड है। तो कैथोड मोटी प्लेट पर चली जाएगी, तो वही मोटी प्लेट पर जो प्राप्त होगी कैथोड पर, वही एल्युमिनियम कहलाएगी। तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त कर लिया जाता है ना। जो कैथोड पर एकत्रित होती है, कहाँ पर जमा होती है, कैथोड पर जाकर के जमा होती है, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन गैस एनोड पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, एनोड पर चले जाते हैं, और एल्युमिनियम गैस कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर चले जाते हैं। ऐसा प्रक्रिया होती है। समझ गए बातों को। और कैथोड पर एल्युमिनियम गैस प्राप्त हो जाते हैं तो यही शुद्ध एल्युमिनियम के रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध एल्युमिनियम। तो बताइए, बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम किस प्रकार कर लिए वो पता चल गया होगा, और ऑक्सीजन चला जाता है कहाँ पर, एनोड पर। तो ऐसा ये एल्युमिनियम के निष्कर्षण को पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के विधि को समझाएं या फिर बताएं। तो सब कुछ इतना लिखना पड़ता है, तो पूरा 5 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का हमारा आती है, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स बहुत मायने रखती है बिहार बोर्ड एग्जाम में। यही तो टॉप करवाती है, तो किसी को रैंक में नीचे कर देती है, किसी को फर्स्ट डिवीजन लाती है, किसी को सेकंड डिवीजन में तब्दील कर देती है। यही तो 5 नंबर है जो ज्यादा मायने
रखती है। समझ गए बातों को? आपको सोचना है बच्चे, ये सोच के चलना है कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर बड़ा मायने रखती है। समझे? एक एक नंबर मायने रखती है, उसके बारे में सोचना है। एक नंबर के लिए किसी हद तक गुजर जाना है, किसी भी हद तक गुजर जाना है एक नंबर के लिए। मतलब कि पढ़ना है, किसी हद तक गुजर जाना मतलब पढ़ना है पूरी तरह से। समझे? जैसा जैसा सवाल दिमाग में आएंगे सारे सवाल को करते जाएंगे, तब देखिए टॉप होने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। समझे बातों को? टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल इतना सोच के चलना है। फिर आगे चलते हैं, सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? सोडियम धातु का निष्कर्षण, एल्युमिनियम पूछा जाता है, आयरन पूछा जाता है। आयरन के बारे में, लोहा के बारे में हम बता दिए। फिर क्या है, सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इसमें हम कॉपर भी बताएं, तांबा भी बताएं, लोहा बताएं, फिर क्या बताएं, एल्युमिनियम बता दिए। अब सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है अब देखते हैं। सोडियम धातु का निष्कर्षण किस चीज से किया जाता है? तो सोडियम धातु का द्रवित अवस्था में सोडियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं। समझे? द्रवित अवस्था में सोडियम क्लोराइड जो नमक है, क्या है? नमक के रूप में, साधारण नमक के रूप में रहते हैं। इसका वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। चूंकि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमाप काफी उच्च होता है, 802 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 802 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसके द्रव्यमाप को कम करने के लिए इसमें थोड़ी कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, ताकि ये कम ताप पर ही द्रवित हो जाए, इतना ताप नहीं लगे द्रवित होने में। समझे? सोडियम क्लोराइड एक ठोस रूप में है, तो इसका देखा जाए तो द्रव्यमाप कितना होता है। इसके द्रव्यमाप को कम करने के लिए कुछ मिलाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ताकि द्रव्यमाप घट जाए। द्रवित मिश्रण को वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम प्राप्त कर लिया जाता है, जो कैथोड पर सोडियम और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे इसमें किए थे कैथोड पर एनोड पर, तो वैसा ही किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम समझा देते हैं कि माना कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड रहेगी, तो ये प्लस में या माइनस में रहेगी, तो इसमें कुछ मिला देंगे, कुछ द्रवणशील पदार्थ मिला देंगे ताकि ताकि इसमें मिल जाए। क्या हो जाए? मिल जाए। मिलने के बाद सोडियम कहाँ चली जाएगी? कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ चली जाएगी? एनोड पर। ऐसा जा करके एकत्र हो जाएगी। ठीक है? जैसे सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं, Na+Cl- माइनस के रूप में बनती है। जो Na+ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ई कैथोड पर चले जाते हैं, और Cl- में क्लोरीन एनोड पर चली जाती है। और सोडियम धातु को प्राप्त करने के लिए जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समझिए? जलीय विलयन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। समझिए? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से जलीय विलयन का यूज हम नहीं करेंगे। समझे? सोडियम क्लोराइड के रूप में ही रहेगी और उसमें विद्युत अपघटन करेंगे, और दो को प्लेट दे देंगे, ठोस रूप में ही रहेगी। अब 2 को प्लेट दे देंगे, इसमें से एक कैथोड और एक एनोड, तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर चली जाएगी। यदि द्रवित विलयन में करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगी? NaCl रहेगी, और द्रवित रूप में H2O रहेगी। तो क्या बना लेगी? इनसे बना लेगी, क्या बना लेगी? इससे बना लेगी सोडियम और हाइड्रोक्साइड बना लेगी, और क्या बना लेगी? H2 गैस मुक्त होगी, ऊपर H2 गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझे बातों को? ऐसा होगी, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यानी कि इस अवस्था में देखिए सोडियम है, द्रवित अवस्था में मिलाएंगे, तो मिलाएंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना प्राप्त कर रहे थे, हमें सोडियम चाहिए था, तो ऐसा हम करेंगे। ठीक है? इसको लिख देना है पूरी तरह से। फिर आगे देखा जाए, जस्ता, जिंक का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पूछा जाता है जस्ता का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो ये पूछा जाता है। जिंक ब्लेड जिसको कहते हैं जिंक ब्लेड ZnS, जिसको क्या? ZnS है ना, जिसको कहते हैं अस्फेलेराइट। फिर कैलामाइन दूसरा होते हैं ZnCO3 कैलामाइन होते हैं। फिर जिंकाइट होते हैं, ZnO होते हैं। ये ऑक्साइड अयस्क हैं, ये सल्फाइड अयस्क हैं। ये कौन सा? कार्बोनेट अयस्क है। ये कौन सा अयस्क है? ये है जिंक, ये होता है बिलेमाइट। समझे बातों को? ये हो जाते हैं सिलिकेट अयस्क। कैसा है? सिलिकेट अयस्क है।
इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो सभी अयस्क जिंक का यहाँ पर दिया गया है ना, जो कि जस्ता का कैलेमाइन अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। ये पूछा जाता है कि कैलेमाइन अयस्क से जस्ता का कैसे हम निष्कर्षण करते हैं, तो जस्ता का प्रमुख अयस्क कैलेमाइन है, इसी से जस्ता का निकालते हैं। जैसे कि कैलेमाइन का विस्थापन करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कैलेमाइन ZnCO3 है, ZnCO3 है। इसको जब विस्थापित करेंगे, मतलब कि पहले क्या करेंगे, निस्तापित करेंगे। निस्तापित करने पर, विस्थापित नहीं, निस्तापित करने पर मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में, याद कीजिए निस्तापन का मतलब होता है कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, उसी को निस्तापन कहा जाता है। और जारण कहा जाता है वायु की उपस्थिति में गर्म करना, जारण कहलाती है। तो कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, बाकी जिंक ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होती है। और जिंक ऑक्साइड में क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो जस्ता धातु प्राप्त हो जाती है। कोयला का चूर्ण रहता है जिसमें कार्बन रहता है, इसके साथ गर्म करेंगे तो कोयला के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, जिसको कहते हैं द्रवक। याद कीजिए द्रवक में समझाए थे, जब किसी कार्बन या कोक के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया द्रवक कहलाती है। तो जब इसका जिंक ऑक्साइड को द्रवक करते हैं या कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, ये समझे बातों को, तो क्या हो जाती है, इसमें अपचयन हो जाती है, ऑक्सीजन चला जाता है इसमें, तो जिंक के साथ क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया, तो जिंक हमें प्राप्त हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकल जाती है। समझ गए बातों को, तो हमें जिंक प्राप्त हो गया। तो कैसे हम जस्ता का हम निष्कर्षण किए कैलेमाइन अयस्क से। पहले क्या किए, जिंक जो कैलेमाइन अयस्क था इसको हम निस्तापित किए, वायु की अनुपस्थिति में इसको निस्तापित किए, तो हमें प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और जिंक ऑक्साइड बची। अब जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन मिला करके फिर से गर्म किया गया तो जिंक प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। यही तो जिंक हमें चाहिए था, है ना। इसी प्रकार से इसका निष्कर्षण किया जाता है। फिर जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से कैसे किया जाता है, यह भी पूछा जाता है कि जिंक ब्लेड से जस्ता का कैसे निष्कर्षण किया जाता है ना, ये पूछा जाता है सवाल अक्सर। तो जिंक ब्लेड जो होते हैं ये वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। लीजिए अब इसमें जारण करने को कह रहा है, जारण करने को कह रहा है। जारण मतलब समझते हैं, वायु की उपस्थिति में, अर्थात इसको हम जारण कहते हैं। क्या कहते हैं, जारण। तो जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यही तो जिंक ब्लेड है, सल्फाइड अयस्क है, जस्ता का सल्फाइड अयस्क है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जारण किया जा रहा है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल रही है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है, जो बाहर निकल जाती है, जो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और यही जिंक ऑक्साइड के रूप में जो है, इसमें जिंक ऑक्साइड उपयुक्त विधि द्वारा जस्ता प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि प्राप्त जस्ता अशुद्ध होता है, अतः इसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त विधि मतलब समझते हो, यानी कि इसी विधि द्वारा हम जस्ता फिर प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन के साथ फिर मिलाएंगे, है ना। उपयुक्त विधि का मतलब है कि जो जिंक ऑक्साइड जो आया ना, ZnO आया, जो जिंक ऑक्साइड आया, उपयुक्त विधि का मतलब क्या हो गया, जो जिंक ऑक्साइड आया, इसमें कार्बन मिलाएंगे और कार्बन मिला करके फिर से इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगी, जिंक प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगी, CO2 प्राप्त होगी, और ये बाहर निकल जाएगी। तो हमें जिंक यहाँ पर मिल गया। और जो ये इससे जो जिंक मिलते हैं ना, वो शुद्ध नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं, 98% ये शुद्ध होते हैं, तो बाकी 2% अशुद्ध होते हैं। इसको पूरी शुद्ध करने के लिए हम इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि करते हैं, यानी कि इस विधि द्वारा निकालते हैं, ऐसे करते हैं तो हमें मिल जाता है। ऐसा वैद्युत अपघटन करते हैं तो जिंक चला जाता है कैथोड पर और ऑक्साइड चला जाता है एनोड पर। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जिंक प्राप्त हो जाता है 100% शुद्ध। ठीक है, 100% शुद्ध हम जिंक यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे बोला गया पारा का कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो परमाणु संकेत Hg, पारा का क्या होता है, परमाणु संकेत Hg, परमाणु संख्या 80 होता है।
ठीक है। इसको हम हाशियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको बोटनिकल नेम हाशियम के नाम से भी जाना जाता है, हाशियम के नाम से। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 200.59, ठीक है। पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार है, क्या है, सिनेबार है। सिनेबार से ही पारा का निष्कर्षण करते हैं, जो एक सल्फाइड अयस्क है, क्या है, सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा है, किसकी मात्रा है, सल्फर की मात्रा। तो पारा का सिनेबार एक कैसा अयस्क है, तो ये सल्फाइड अयस्क है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, जिससे पारा का निष्कर्षण हम ये करते हैं। तो पूछा जाएगा कि पारा का निष्कर्षण हम किससे करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको छापिए, जवाब दीजिए। तो पारा का निष्कर्षण कैसे करते हैं, सल्फाइड अयस्कों से। कैसे, सल्फाइड अयस्कों से। तो संदृढ़ सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ, किसके साथ, चारकोल के साथ गर्म करेंगे, चारकोल के साथ गर्म करते हैं, तो इससे क्या प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है पारा। क्या प्राप्त होता है, इससे पारा प्राप्त हो जाता है, इससे पारा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि सिनेबार अयस्क को है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहले क्या किया गया, गर्म किया गया। तो गर्म कर किया गया, पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया, तो हमें क्या प्राप्त होती है, HgO बनती है। क्या बनती है, HgO। इसके साथ एगो O आ जाता है, इसके साथ E चला जाता है, तो बाकी SO2 बाहर निकल जाती है। अब क्या हो गया, पारा ऑक्साइड है ना, कि मरकरी ऑक्साइड, जो कि है मरकरिक ऑक्साइड है। अब इसके साथ फिर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाती है, बाकी मरकरी प्राप्त होती है, पारा। अब इसी पारा ऑक्साइड के रूप में एक और कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इसके साथ हम कार्बन मिला देते हैं, द्रवित करते हैं, द्रवक करते हैं। द्रवक का अर्थ होता है कि किसी कार्बन को मिला करके उसको गर्म किया जाना। तो कार्बन के साथ मिला करके हम गर्म करेंगे, तो ये दोनों बना लेंगे CO2 और ये बाहर निकल जाएंगे, बाकी पारा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पारा का वाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण का संघनक प्रवाहित कर संघनित कर देती है। क्या कर देती है, संघनित कर देती है। ये दोनों को प्रवाहित कर संघनित कर देती है, फिर कहीं जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर इसको ज़्यादा प्रदूषण होने नहीं देता है, तो उससे हमें पारा का प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो जरूर पता चल गया होगा कि पारा का प्राप्त हम कैसे करते हैं, पारा को कैसे निष्कर्षण करते हैं, ये प्राप्त पता चल गया होगा। अब आगे आता है VVI कंसेप्ट आता है। क्या आता है, VVI कंसेप्ट आती है। तो यहाँ पर देखना है क्या आती है, तो सबसे VVI कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। मिश्र धातु क्या है ना। तो बता दे, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक धातु के समांग मिश्रण का अर्थ है कि वे मिश्रण जो मिल जाए, किसी भी प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, मिलाने के बाद लेकिन अलग नहीं किया जा सकता है, वो समांग मिश्रण है। क्या है, समांग मिश्रण है, मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं या अथवा धातु या अधातु के साथ समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा भी धातु है और क्या है, जस्ता भी धातु है। ये दोनों धातुओं को मिलाएंगे तो पीतल का निर्माण होगी। तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। इस बातों को ध्यान में देकर के चलना है। मिश्र धातु के गुण कौन कौन से होंगे, ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। यानी कि समझ रहे हैं, यानी कि तांबा जितना कठोर होगी, जस्ता जितना कठोर होगी, इन दोनों से ज्यादा कठोर होंगे पीतल, इन दोनों से अधिक कठोर होंगे। तो ये अपने अवयवों से, यानी कि ये जिससे बने हैं उनसे अधिक कठोर होंगे। ये कौन सा, पीतल, यानी कि मिश्र धातु। किंतु इनकी आघातवर्धनता एवं तन्यता अपेक्षाकृत कम होते हैं। आघातवर्धनता समझते हैं, इसको पीट करके चादर के रूप में कम बनाया जाता है, क्योंकि इसको चादर के रूप में बनाते समय टूट जाएगी। क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो मिश्र धातु को चादर में कम बनाया जाता है, यानी क्योंकि वो टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इनकी आघातवर्धनता कम होती है और तन्यता भी कम होती है। मिश्र धातुओं को खींच करके तार में कम बदल सकते हैं, तार में नहीं बदल सकते हैं, ज्यादा नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कम बदल सकते हैं। लेकिन धातुओं को खींच करके तार में ज्यादा बदल सकते हैं और पीट करके आघातवर्धनता मतलब चादर के रूप में अधिक परिवर्तित कर सकते हैं धातुओं को। लेकिन मिश्र धातुओं को ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए। तीसरा नंबर, संक्षारण अवरोधक होते हैं। ये संक्षारण अवरोधक होते हैं, इसमें जंग नहीं लगते हैं। मिश्र धातु में जंग नहीं लगते हैं। कभी देखे हैं पीतल में, कांसा के बर्तन में, पीतल के बर्तन में जंग लगते हुए? कभी नहीं देखे होंगे। तो इसमें जंग नहीं लगते हैं। इसके द्रवणांक एवं
इसकी विद्युत चालकता उनके अवयवों से की अपेक्षा कम होती है। द्रव्यनांक मतलब समझे हैं, द्रव में बदलने की क्षमता बहुत कम होती है, समझे। और द्रव्यनांक कम होती है, विद्युत चालकता यानी कि यदि विद्युत देंगे, विद्युत धारा देंगे तो कम विद्युत धारा प्रवाहित करेगी अपने अवयवों की तुलना में। जितना तांबा में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, जितना जस्ता में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, उतना इसमें नहीं प्रवाहित करेगी पीतल में, समझे। पीतल में उतना नहीं प्रवाहित करेगी, इतना ध्यान देकर के चलना है। इनकी गुणवत्ता एवं उनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। इनकी जो गुण है, गुणवत्ता देखने में कैसा लगते हैं, चमक उमक सब कुछ इसमें बढ़ जाती है, उनके अवयवों की तुलना में इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, इतना ध्यान देकर चलना है। फिर एक है यहाँ पर पूछा जाता है कि सोना एक मिश्र धातु से, सोना के मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सोना के मिश्र धातु से क्या समझते हैं। तो हम बता दें, इस प्राकृतिक वातावरण में जो सोना है ये एक मुलायम पदार्थ है। कैसा है, मुलायम धातु है। सोना कठोर धातु नहीं है, सोना मुलायम धातु है। तो आप बोलिएगा सोना मुलायम धातु है तो हम इसका आभूषण कैसे बना लेते हैं, आभूषण कैसे बनाते हैं। यदि आभूषण बनाएंगे तो फिर तो ये टूट सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जल्दी टूट सकते हैं। इसको आभूषण बनाए रखने के लिए हम इसमें मिश्र धातु डालते हैं, मिलाते हैं, कुछ तांबा मिलाते हैं या जस्ता मिलाते हैं, कुछ मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद ये कठोर हो जाते हैं, अपने अवयवों की तुलना में क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। अब इसी को हम पहनते हैं, समझे बातों को। हम बता दें, शुद्ध सोना कितने होते हैं, 24 कैरेट का होते हैं, 24 कैरेट का होते हैं। उसमें से 22 कैरेट सोना लिया जाता है, बाकी 2 कैरेट, कैरेट क्या है, इसको मापक है ग्राम में, इसको मापक है वजन में, यानी कि वजन में मापक, जैसे ग्राम, किलोग्राम है ना, मिलीग्राम, तो इसी प्रकार से मापक है कैरेट। क्या है, कैरेट। उसी प्रकार से मापक यंत्र है, तो मापक यंत्र है, मापक इकाई है, कैरेट है, उसी में मापा जाता है। तो 22 कैरेट सोना मिलाया जाए और 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, चांदी या फिर सिल्वर, कुछ भी मिलाया जाता है, तब जाकर के वो कठोर होती है और उसी को आभूषण बनाते हैं। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। किंतु शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण, क्या होने के कारण, मुलायम होने के कारण आभूषणों के निर्माण के लिए, आभूषणों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त होती है, जो जिससे आभूषण बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो टूट जाएगी, अनुपयुक्त होता है। आभूषणों के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, 22 कैरेट सोना मिलाते हैं और अनुपयुक्त सामान मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, 22 कैरेट सोना का अर्थ होता है इसमें 22 भाग सोना मिलाया जाता है और 2 भाग क्या मिलाया जाता है, 2 भाग सिल्वर मिला दिया जाता है या तांबा मिला दिया जाता है, तांबा या सिल्वर मिला दिया जाता है 2 भाग, तब जाकर के सोना ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है, और उसी को आभूषण बनाते हैं। तो सोना के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। फिर से दिमाग में जरूर एक बात आया होगा कि ये कैरेट क्या हो रहा है, कैरेट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैरेट एक मापक यंत्र है, मापक इकाई है, जैसे हम किलोग्राम, मिलीग्राम ऐसे मापते हैं ना, उसी प्रकार से कैरेट एक मापक इकाई है जो सोना में मापा जाता है, सोना को मापा जाता है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु का उपयोग है ना, हम लोग कई प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे एक से एक पूछ ही देता है, समझे बातों को। जैसे कि पीतल, पीतल मिश्र धातु है कॉपर का और जिंक का। कॉपर कितना रहता है इसमें, 80%, जिंक रहता है 20%। ठीक है, ऐसा पूछ देता है। बर्तन के बनाने में, नालियाँ में है ना, नालियाँ में एवं कारतूस में, कारतूस जानते हैं, कारतूस का अर्थ होता है कि जो जैसे कि पिस्टल रहते हैं ना, पिस्तल या पिस्टल के आगे कारतूस लगा रहता है। कारतूस मतलब समझते हैं, यानी कि वो आगे जो लगा रहता है डंटी के रूप में, उसमें बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ठोस होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। फिर ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज सिल्वर, इसको ब्रॉन्ज सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें कॉपर की मात्रा और जिंक की मात्रा, कॉपर की मात्रा कितना, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा, ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, कांसा। तो कांसा में कितना, कॉपर 90% और जिंक कितना, 10%। देखिए कॉपर 80% और जिंक 20%, तब जाकर के क्या बना था, पीतल। लेकिन कॉपर 10% बढ़ गया और जिंक 10% घट गया, यानी कि कॉपर की मात्रा बढ़ गया, तो ब्रॉन्ज, कांसा। तो कांसा इसीलिए महंगा होती है और पीतल इसीलिए सस्ता होती है। तो कांसा जो है क्या मिला हुआ रहता है, कॉपर और जिंक 90 और 10, ऐसा याद रखना है रेशियो। ठीक है, फिर मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, जहाज बनाने में, मशीन बनाने में, ये सभी जगह उपयोग होती है इसकी। सोल्डर, सोल्डर होता है ना, जहां पर तार वगैरह टूट जाता है
उसको सोल्डिंग किया जाता है, तो वो सब में क्या रहता है, टीन की मात्रा 50% और लेड की मात्रा 50%। लेड अर्थात सीसा, कांच की मात्रा उसमें पाया जाता है 50% और टीन की मात्रा 50% रहती है। तब मिल करके सोल्डर बनती है। क्या बनती है? सोल्डर। तब हम जाकर के तार को सोल्डिंग करते हैं। फिर होता है धातु के विद्युत तारों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या करते हैं, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन क्या है? एल्युमिनियम 95%, कॉपर 3% और मैग्नीज 1%। अब मैग्नीशियम कितना रहते हैं? 0.5%। इसको कहते हैं ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अवयव पाए जाता है, इन सभी अवयवों को याद कर लेना है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं वायुयान के ढांचे में। वायुयान जानते हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है तो उसके ढांचे में, उसकी जो ऊपरी बनावट जो है उसके ढांचे बनाने में भी हम ड्यूरालुमिन का प्रयोग करते हैं। साइकिल बनाने में करते हैं, मोटर वाहनों के पार्ट्स बनाते हैं, मोटर वाहनों के पार्ट्स बनाते हैं, ये सब में इस सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है बातों को। अब यहाँ पर देखना है, एक और है पीतल है। क्या है? पीतल है। पीतल के बारे में देखना है कि इसमें देखना है, इधर तो पढ़ ही लिए थे, पीतल ब्रॉन्ज पढ़ लिए थे, है ना। यहाँ पर भी आ गया पीतल। देखिए वही चीज रिपीट हो गया। पीतल में कौन कौन से हो जाते हैं? 80%, जिंक 90%, बर्तन तथा घर बनाने में इसका करतूस निर्माण करने में किया जाता है। कांसा कितना रहता है? 88%, टीन 12%, है ना। टीन कभी कभी 12%, 88%, कभी कभी 90%, कभी कभी 10% ऐसा रहती है। तो आप बोलोगे कौन सा याद करें, तो यही वाला याद कर लीजिएगा, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला याद कर लीजिएगा, ये दोनों को। ठीक है, यही याद कर लीजिएगा। अब आगे देखना है कि जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या रहते हैं? कॉपर 60%, जिंक 20%, निकेल कितना रहते हैं? 20%। इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। गन मेटल में कितना रहते हैं? कॉपर 90%, जिंक 2% और टीन कितना रहते हैं? टीन रहते हैं 8%। गन मेटल मतलब होता है कि बंदूक जो बनता है वो उसका जो धातु रहता है ना, बंदूक बनाने वाले जो धातु रहते हैं, ये क्या होते हैं? वैद्युतक एवं मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाते हैं। ठीक है, गन मेटल का, है ना। मशीन को जो पुर्जा बनाने में किया जाता है, जिसमें गति ज़्यादा होती है, कभी घूर्णन ज़्यादा होती है, तो घूमते घूमते वो टूट भी सकती है, इसलिए ये सब का मिश्र धातु का मिला करके बनाया जाता है ताकि वो मजबूत रहे। ठीक है, फिर है एक और यहाँ पर सवाल है कि दिल्ली के लौह स्तंभ से आप क्या समझते हैं? ये पूछा हुआ सवाल है, ये भी VVI सवाल है। समझ गए बातों को। दिल्ली के लौह स्तंभ, दिल्ली में पता है क्या है? लौह स्तंभ है, बहुत पुराना लौह स्तंभ है जो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। जरा सोचिए, आप बोलिएगा कि लोहा में जंग नहीं लगा है, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। लोहा है तो उसमें पेंट भी नहीं किया हुआ, उसमें जंग भी नहीं लगा है, यह हम मान ही नहीं सकते हैं। आप बोलिएगा ना इस बात को कि लोहा में पेंट भी नहीं किया हुआ है, जंग भी नहीं लगा है, ये कैसे हो सकता है ना। वो भी पुराना है, उसमें जंग नहीं लगा है। हम कह सकते हैं कि हाँ, एक लोहा है दिल्ली में, लौह स्तंभ है, इसमें जंग नहीं लगा है। तो क्यों नहीं लगा है, अब बताते कारण क्या है। जैसे कि लोहा है, जैसे कि लोहा था, एक स्तंभ था, ठीक है, लोहा का स्तंभ है। अब क्या होता है कि दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में, कहाँ पर है? कुतुब मीनार जहाँ है ना दिल्ली में, तो उसी के परिसर में स्थित एक लौह स्तंभ है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है। यह लगभग 7 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये? 7 मीटर ऊंचा है और लगभग 6000 किलोग्राम वजन का है। कितना वजन है इसमें? है 6000 केजी वजन है। समझ गए बातों को। यह लगभग 1600 वर्ष पुराना है, 1600 वर्ष पुराना है। फिर भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। तो बोलोगे इसमें पेंट किया होगा इसीलिए जंग नहीं लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेंट उंट कुछ नहीं किया है। क्या हुआ है ना कि इसमें प्राचीन भारतीय धातुकर्म की उच्च तकनीक की पता चलता है। यानी कि उस समय धातुकर्म का यूज किया गया था। उस समय जो लोहा यूज किया गया था ना, उसके सतह पर कुछ एक ऐसी परत चढ़ा दिया गया था जो जंग को अवरोध ही करते रहा हमेशा, अभी तक उसको उस जंग को अवरोध करते रहा। यदि हम कुछ पेंट भी चढ़ाएंगे ना तो वो पेंट छूट भी सकता है, समझे बातों को, लेकिन उस जंग को अभी तक अवरोध करते रहा। इसी कारण से ऐसा उस दिल्ली के स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। तो ये सवाल पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इस सवाल को जवाब देना है, ठीक है,
जवाब देना है। तो इसी प्रकार से पूरा समाप्त हो जाता है, धातु अधातु पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। समझ गए बातों को, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और जितना इससे सवाल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, समझ गए बातों को, तो इसको पूरी तरह से पढ़ लेना है ना, पढ़ लिए होंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, है ना, ताकि वो भी देख पाए। आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, आप लोग आते हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोग के लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएँ आप लोग के बीच में, है ना, जो कि बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। समझ गए। उसी प्रकार से हम आपके सेवा में पूरी तरह से हाजिर हैं, पूरी तरह से समर्पित है। बस एक ही काम कीजिए कि आप इस वीडियो में बने रहिए और क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना कर दीजिए, बाकी काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।